तो पहला चैप्टर जो फिजिक्स का है वो है अध्याय 9 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ अध्याय से आप मतलब मत रखना, क्योंकि ये पुरानी बुक के अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं, तो उस हम चैप्टर को ध्यान रखना आप कि प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। सबसे पहले इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर हम देखें प्रकाश के बारे में, तो हमने पढ़ा है कि प्रकाश ऊर्जा है जिससे हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये बहुत बार आपको 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड ऐसे भी आप याद रख सकते हो। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, लाख का मतलब होता है 10⁵5 और किलो का होता है 10⁵3। तो इस तरह से 3 और 5 मिला के 8 हो जाता है, तो 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। और अगर घात वाला याद नहीं रख सकते तो ऐसे याद रख लो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रकाश की चाल होती है निर्वात में। क्यों आपको ध्यान रखना है? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करके क्वेश्चंस करोगे। जब अपवर्तनांक के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये वाली वैल्यू आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से जो था कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश क्या होता है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और इसके संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम कहें प्रकाश जो है वो किसी भी सतह पर अगर आपतित होता है तो 3 चीज़ें हो सकती है, या तो वो परावर्तन हो जाए, या तो अपवर्तन हो जाए, या अवशोषण हो जाए। तो प्रकाश का परावर्तन इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? जब पॉलिश किए हुए सरफेस से प्रकाश आपतित होती है और टकरा के अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, उसे हम कहते हैं परावर्तन। अब परावर्तन के नियम की अगर हम बात करें, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से करना है। इसमें क्या है प्रकाश के परावर्तन के नियम में, कि जब एक प्रकाश किसी भी दर्पण पर, समतल दर्पण या किसी भी दर्पण पर आपतित होती है तो वो उससे टकरा के परावर्तित हो जाती है। अब कैसे परावर्तित होती है और कितने एंगल पे परावर्तित होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जो ये किरण आती है, प्रकाश की किरण, इस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। और अभिलंब वह बिंदु होता है जो वह रेखा जो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको कहा जाता है आपतन कोण। और उसके बाद टकरा के जिस दिशा में परिवर्तित हो जाती है उसको कहा जाता है परावर्तित किरण। और ये जो कोण है ये कहलाता है परावर्तन कोण। बहुत बार आपको डायग्राम में ही 1-2 गैप देके बता देंगे। तो आपतित किरण, आपतन कोण, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, अभिलंब, और ये बिंदु कहलाता है आपतन बिंदु। ये क्लियर अगर है आपको? अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। परावर्तन नियम का एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जहाँ 2 बिंदु, वह बिंदु जहाँ कम से कम 2 जो किरणें हैं वो प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है आपका वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये इसमें से ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और ये पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए आभासी कहते हैं, और इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब अगर हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देखें तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो इस तरीके का बनता है। और इसमें क्या खास बातें होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है, काफ़ी बार आया हुआ ये क्वेश्चन कि समतल दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब की क्या क्या प्रकृति होती है। तो इंपॉर्टेंट है ये। पहला है आभासी और सीधा होता है। ये अभी आप ध्यान रखना, अभी हमने पढ़ा था कि जो आभासी होगा वो हमेशा सीधा होगा, तो आभासी प्रतिबिंब होगा और सीधा होता है। और दूसरा पॉइंट है समतल दर्पण में कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, और जितना पीछे बनता है उतने ही दर्पण से दूरी होती है। और पार्श्व परिवर्तित होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पार्श्व परिवर्तित मतलब जो आपका दायां भाग है, जो राइट पार्ट है वो लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट जो पार्ट है वो राइट, दायां भाग बायां और बायां भाग दायां बन जाता है। इसी को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। जैसे अगर आप अपना दायां हाथ दिखाओगे तो बायां बन जाएगा, बायां दिखाओगे तो दायां बन जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, आप इसको ध्यान से समझना। इसमें कहा जाता है कि समतल दर्पण में अगर किसी कोई वस्तु मान लो x मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दर्पण की ओर आ रही है, तो उसका प्रतिबिंब कितने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आएगा, तो ये आप ध्यान रखना, ये आएगा 2x स्पीड से। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे, इसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे। इसको बस आपको याद रख लेना है कि जिस गति से आप दर्पण की ओर जाओगे उससे 2 गुनी गति से दर्पण के अंदर जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो आपकी ओर आएगा। इसके मेन कारण क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये आपका 10 मीटर की दूरी है, 10 मीटर की दूरी पर आपका दर्पण है, और यहाँ से आपका जो प्रतिबिंब है वो कितनी दूरी पर बनेगा, जो अभी आपका पोजीशन है वहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड पे। तो अभी आपसे जो दर्पण जो प्रतिबिंब है वो 20 मीटर प्रति सेकंड की दूरी पर है। जब आप 10 मीटर चल चुके होगे तो आपको प्रतीत होगा कि आपका दर्पण जो प्रतिबिंब है वो कितना 20 मीटर चल चुका है, तभी तो बिल्कुल आप जहाँ आप हो वहाँ पहुँच गया है। अब आप कहोगे ये तो 10 मीटर ही है सर, तो यहाँ तो प्रतिबिंब चल ही नहीं रहा है, वो आपको प्रतीत हो रहा है। तो
पहले वो आपसे 20 मीटर दूरी पर प्रतीत हो रहा था, आप सिर्फ 10 मीटर चले हो और प्रतिबिंब आपका 20 मीटर चल गया, आपके पास पहुंच गया है ना, तो वो आपकी दोगुनी गति से चल रहा होता है। एक तो जो आपकी चाल होती है और दर्पण में जो प्रतिबिंब की चाल होती है, दोनों समान होती है और ऐड हो जाती है, तो इसीलिए उसका जो है वो डबल हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और डिटेल में कभी हम और डिटेल में इसको देख लेंगे, बट अभी फिलहाल वीडियो में बस इतना आप ध्यान रखना कि जिस गति से आप दर्पण की ओर जाओगे उससे दोगुनी गति से प्रतिबिंब आपकी तरफ आएगा। आभासी सीधा होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। पार्श्व परिवर्तन वही वस्तु का दायां भाग बायां, बायां भाग दायां। फिर गोलीय दर्पण में दो तरह के दर्पण होते हैं, अवतल और उत्तल। अच्छा, ये आप ध्यान रखना, अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण, और उत्तल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण। ठीक है, अपसारी दर्पण क्यों, और ये किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये आपने सबने देख लिया। चम्मच को आप अपने हाथ को देख लो, जो आप कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप अपने हाथ से याद रख लो, जो आपका हाथ का वो भाग जहाँ पर आपकी रेखाएं, अगर आप उसको एक चम्मच की तरह बनाते हो तो जो भाग आपके हाथ के जिस तरफ रेखाएं हैं वो भाग जो है वो कहलाता है आपका अवतल, और जो उल्टा भाग है वो कहलाता है उत्तल। तो जिसका जो सरफेस है अगर उल्टे भाग की तरफ होगा, मतलब इस तरफ आपका पेंट किया होगा, तो ये जो है चमकदार सतह इसकी इस तरफ होगी, उल्टे भाग की तरफ, तो ये कहलाएगा आपका उत्तल। ऊ से उल्टा तो ऊ से उत्तल भाग, और इसका उल्टा हो जाएगा अवतल, जब अंदरूनी भाग जो है वो आपका चमकदार होगा और पीछे पेंट किया हुआ होगा, तो ये कहलाएगा अवतल। तो ये आपको ध्यान रखना है अपने हाथ से, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। जो आपका आगे वाला पार्ट है उसे अवतल, उल्टा हाथ अगर कर लो तो उत्तल। और अपसारी होता है कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण अपसारी होता है, अवतल दर्पण अभिसारी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम देखें दर्पण के कुछ मुख्य जो बिंदु हैं, ये मुख्य अक्ष, फोकस, ये एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना है। ध्रुव क्या होता है, जो आपका जिस गोले से ये दर्पण बनाया गया है उसके पृष्ठ के केंद्र को, इसके केंद्र को कहा जाता है ध्रुव। ठीक है, और ये दर्पण पर ही स्थित होता है। उसके बाद मुख्य अक्ष, इस ध्रुव से होकर गुजरने वाली त्रिज्या को कहा जाता है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र क्या होता है कि जो जिस गोले से बनाया गया है यह दर्पण, उस गोले की त्रिज्या कहलाती, उस गोले का जो केंद्र है वो कहलाता है वक्रता केंद्र, और ये जो दूरी है ध्रुव और वक्रता केंद्र की, इसको कहा जाता है वक्रता त्रिज्या। द्वारक क्या होता है, तो द्वारक आपका गोलीय दर्पण का परावर्तक, जितना पेंटेड पार्ट है वो जो है आपका कहलाता है अपर्चर या आपका द्वारक। मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या का आधा, लेकिन आपका ये नहीं होता है। मुख्य फोकस होता है कि जब किसी भी गोलीय दर्पण पर अनंत से जब रेखाएं आती हैं, अनंत से जो रेखाएं आपतित होती है और वो जहाँ पर जाके परावर्तित होकर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, वह कहलाता है फोकस। और बाय चांस फोकस हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है F इज़ R/2 या F इज इक्वल टू जो है 2F इज इक्वल टू R या F इज इक्वल टू R/2, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कुछ और महत्वपूर्ण राशियाँ ये हैं, इनके बारे में आपको पता है। U होता है वस्तु की दूरी, V होता है प्रतिबिंब की दूरी, R वक्रता त्रिज्या, F फोकस, H O का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु की ऊंचाई, HI का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और M का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट, ये राशियाँ आपको पता होनी चाहिए। फिर गोलीय दर्पण जो है उनके द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम आपको पता होने चाहिए, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें आपको ये पता होना चाहिए अवतल दर्पण द्वारा जब बनता है प्रतिबिंब तो कौन सा कहाँ पर बनता है। इसमें दो आपको ध्यान रखना है, पहला जब हम अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनेगा और ये छोटा बनेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब P और F के बीच होता है तो दर्पण के पीछे बनेगा, आवर्धित बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो ये इकलौता ऐसा है जो आभासी और सीधा बनाता है, इकलौता कंडीशन, इकलौता दर्पण। अगर आपसे पूछा जाए किस दर्पण के द्वारा आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है, तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण से बनाया जा सकता है। वो कब, जब P और F के बीच हमारी वस्तु रखी हो, प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बनता है। बाकी ये चार केस भी आपके ईजी हैं, इसको भी आप एक बार देख लो, बट ये जो दोनों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपका P और F के बीच वस्तु हो तो बड़ा आभासी और सीधा दिखाई देता है। समान आकार को चाहिए तो C पर होगा, और ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर C से परे रखोगे तो F और C के बीच में बनेगा, और अगर आप C और F के बीच रखोगे तो C और परे बनेगा। ये दोनों उल्टे हो गए एक दूसरे के, C पर ऐसा हो गया अनंत और फोकस, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, इसका किरण आरेख अच्छे से समझ लो, जो कि हमने कहा कि अगर कोई वस्तु जो है, बाकी सब भी आपको देखना है, लेकिन इस वाले किरण आरेख को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है कि जब भी किसी वस्तु को हम फोकस और P के बीच रखेंगे तब जो प्रतिबिंब है हमारा वो बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित, आभासी और सीधा, जिसे हम कहते हैं तीन इसके होंगे, आभासी, सीधा और आवर्धित। और इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है वो दंत चिकित्सक करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का इस्तेमाल दंत चिकित्सक इसी कारण से करते हैं। ठीक है, और बहुत बार आपसे पूछा जाता है, इसी में एक और आपने पढ़ा होगा कि हम जो गाड़ियों के जो हेडलाइट्स हैं उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो गाड़ियों के हेडलाइट्स पे पूछा जाता है कि आप अगर एक हमारा टॉर्च है या हेडलाइट है, वहाँ पर टॉर्च को कहाँ रखते हैं, तो वहाँ हम रखते हैं फोकस पे। क्यों? क्योंकि जब इससे जाता है तो ये किरण जो है वो अनंत तक
पैरेलल फैलती हैं, तो इस वजह से फोकस पे हम रखते हैं। ये भी पूछा जाता है कि अगर हम जो टॉर्च या सर्च लाइट में जो बल्ब है वो कहाँ रखा जाता है, फोकस पे, क्योंकि जब उसे लाइट जाएगी तो ज़्यादा दूरी तक फैलेगी लाइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट आपके किरण आरेख हैं, इसको आपको ध्यान से रखना है। जो हमने कहा अवतल दर्पण का टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट में। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। इसके अलावा शेविंग मिरर के लिए, शेविंग दर्पण के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। और चौथा, सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। इसके लिए कौन सा किरण आरेख बनेगा, जब अनंत से आती हुई जो किरणें हैं वो फोकस पे मिलती है, इसके लिए ये वाला किरण आरेख बनेगा। बड़ा चेहरा देखना है तो ये दोनों के लिए ये वाला किरण आरेख बनेगा। और टॉर्च के लिए कौन सा किरण आरेख बनेगा, फोकस पे अगर रखा गया है कोई वस्तु, यहाँ से लाइट जा रही है तो अनंत तक सीधी चली जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों के किरण आरेख आपको पता होनी चाहिए। फिर है आपका उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी, सीधा और छोटा बनता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो करते हैं हम, इसका रे डायग्राम कम आता है, लेकिन फिर भी एक आप ध्यान रख लेना ये वाला, ये कि जब भी कोई वस्तु को हम अवतल दर्पण के सामने रखते हैं तो हमेशा छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो इसीलिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे वाहनों को देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्योंकि एक तो ये ज़्यादा दूर की जो किरणें हैं उसको ले सकता है, तो इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा ये कवर कर सकता है। तो उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि छोटा प्रतिबिंब और सीधा तो बनाता ही है, साथ के साथ अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में भी मदद करता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल दुकानों में सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। ये थे आपके दर्पण के उपयोग। अब अगर हम ये गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी, ये इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए, अभी हम नहीं समझाएंगे, बस आपको ध्यान रखना है अवतल दर्पण का फोकस नेगेटिव होता है, उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 1/v + 1/u - 1 = 1/f। ये है आपके लिए दर्पण के लिए, और लेंस के लिए हो जाता है इसमें माइनस हो जाता है। बाकी तीनों जो वो चीज़ें हैं वो एक समान रहती हैं। आवर्धन होता है आपका, बस एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो आपका दर्पण सूत्र है ये है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में यहाँ पॉजिटिव आता है, और जब आवर्धन हम निकालते हैं m, वो हो जाता है नेगेटिव, -v/u। तो आवर्धन -v/u दर्पण सूत्र में, और जो यहाँ पर आता है प्लस, और लेंस सूत्र में बस इसका उल्टा हो जाता है। अच्छा, ऋणात्मक m का मतलब क्या होता है कि वस्तु जो है वो उल्टा है, ठीक है। ऋणात्मक का मतलब बस ये बताता है वस्तु उल्टा है, और उल्टा है तो वास्तविक होगा। धनात्मक का मतलब बताता है कि वो सीधा है, सीधा है तो आभासी है, ठीक है। और जो m की वैल्यू जो है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है, ये साइन कन्वेंशंस आपको पता होने चाहिए, ये अब हम समझाने नहीं जाएंगे, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन बस यहाँ से पूछा जाता है कि m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो इसका क्या मतलब है। तो m की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसका आकार वस्तु के आकार से बड़ा है। यदि m की वैल्यू 1 से कम है तो मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा है। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस साइन भी अगर जोड़ दिया जाए तो प्लस साइन का मतलब कि वस्तु का आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा भी है और सीधा भी है, ठीक है। प्लस का मतलब होता है सीधा, और अगर यहाँ भी हम -1 लगा दें, मान लो अगर हम कहें आवर्धन जो है वो -1.5 है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि वैल्यू 1 से अधिक है। लेकिन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि वस्तु जो है, प्रतिबिंब का जो आकार है वो कैसा है, वो तो बड़ा है परंतु वो उल्टा है प्रतिबिंब, और उल्टा है इसका मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब है। तो इससे पूछा जा सकता है कि m की वैल्यू माइनस या प्लस से क्या आप डिनोट करते हो। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आ जाती हैं। तो ये था आपका दर्पण का। अब अगर हम देखें लेंस अपवर्तन की अगर हम बात करें, तो प्रकाश के अपवर्तन कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे अगर आप इसके उदाहरण हमने देख लिए थे, इसको आप पढ़ लेना, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आते नहीं हैं अधिकतर, जो आते हैं वो अब हम देखते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देख लो। ये आपके एग्जाम में भी आता है कि कांच के आयताकार स्लैब से जो अपवर्तन होता है, इसका डायग्राम भी पूछ लिया जाता है। कांच से या प्रिज्म से, इन दोनों से एक डायग्राम आपके एग्जाम में आता है। तो जब भी कांच के स्लैब से जब कोई प्रतिबिंब इसमें आपतन इस पर आपतित होती है, तो जो भी किरण आपतित होगी इसे हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। फिर ये अगर यहाँ पर प्रकाश की चाल, ये है आपका वायु। वायु क्या है, विरल। विरल जहाँ पर वस्तुओं के बीच में जो कणों के बीच दूरी अधिक है। सघन जब कणों के बीच की दूरी कम हो जाए, और दूरी कम होगी तो प्रकाश की चाल भी कम हो जाएगी। प्रकाश की चाल अगर कम होगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो सघन माध्यम में जब भी विरल से सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब भी सघन से फिर विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हो जाता है। तो अगर हम एक रे डायग्राम बनाएंगे इसका, तो ये एक डिस्टेंस आता है, लेकिन ये भी आपका विरल से आया है और निकल भी विरल से रहा है, तो ये दोनों पैरेलल होता है, समानांतर होता है। लेकिन इनके बीच जो अंतर आया उसको हम कहते हैं डी, और ये स्मॉल डी का जो मतलब होता है इसको कहा जाता है पार्श्व विस्थापन। ये पूछा जाता है पार्श्विक विस्थापन, ये इंपॉर्टेंट है। अब किस किस पे ऊपर डिपेंड करता है, तो कितना माध्यम की मोटाई है, अपवर्तनांक, प्रकाश किरण की तरंग दैर्घ्य और आपतन कोण, ये एक बार पूछा हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रख लेना है कि जो
किसके ऊपर जो पार्श्विक विस्थापन है वो किस पर निर्भर करती है, तो इन चारों पे। अब जिस प्रकार से हमने परावर्तन के नियम पढ़े उसी प्रकार से अपवर्तन के भी नियम होते हैं। जो पहला तो सेम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ का आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। बस दूसरा इसका पॉइंट अलग है कि जब भी कोई माध्यम जो, जैसे यहाँ पर एक आप किरण गई है, ये हो गया आपका I, ये हो गया R, तो इन दोनों का जो ज्या या साइन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। इसी तरह से इसका और इसके साइन का रेशियो जो है वो कांस्टेंट होता है। तो जब भी एक निश्चित माध्यम से जब कोई वस्तु अपवर्तित होती है तो जो निर्गत कोण, ये जो है आपका आपतित कोण और अपवर्तित कोण, ये दोनों का जो ज्या है या साइन का एंगल है वो कांस्टेंट होता है। और यही एक्चुअल में यही कांस्टेंट बाद में आपका अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक क्या होता है, अगर हम देखें तो दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात, प्रकाश की चाल का अनुपात कहलाता है अपवर्तनांक। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, तो इसको हम लिखते हैं n2 n2 का 1 का मतलब होता है जब माध्यम 2 का हम लेते हैं अपवर्तनांक 1 के हिसाब से, जब इसका मतलब है कि लाइट जो है वो 1 से किस में जा रही है, 2 में। जब लाइट 1 से 2 में जा रही है तो हम निकालते हैं n21, और जब प्रकाश 1 से 2 से 1 में जाएगी तब हम निकालेंगे n12। ये आप ध्यान रखना। तो इसमें हम माध्यम 1 का निकालते हैं 2 के सापेक्ष, तो मतलब जब 2 से 1 में आ रही है, और जब 1 से 2 में जाएगी तब हम निकालेंगे n21। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका मतलब जब पहला माध्यम हम वायु या निर्वात चुन लेते हैं तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है वो निर्वात के सापेक्ष मान लिया जाता है। इसका मतलब जो माध्यम 2 जिसमें से लाइट आ रही है, आपकी जिस मीडियम में लाइट जा रही है, तो जब भी प्रकाश से किसी माध्यम में लाइट जाएगी तो हम निकालेंगे आपका प्रकाश के जो माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। जैसे हमने कहा ना यहाँ पे कि अगर 1 से 2 में जा रही है तो होता है जिसमें लाइट जा रही है, तो पहला है जहाँ पर लाइट पहले एंटर की है उसमें प्रकाश की चाल, और जहाँ जा रही है उसमें प्रकाश की चाल। तो अगर वायु से किसी माध्यम में जाएगी तो वायु में प्रकाश की चाल, और अपॉन में v उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हो जाता है c/v। n होता है आपका अपवर्तनांक, c जो है ये आपकी प्रकाश की चाल जो हमने शुरू में पढ़ा था 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, और v जो है माध्यम में प्रकाश की चाल। और इसकी कोई बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इसका कोई यूनिट होती है, तो इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, क्योंकि दोनों जो है स्पीड है, दो स्पीड की इकाई मीटर प्रति सेकंड दोनों का कट जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, कितना होता है, 2.42। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में 2.4 गुना कम होती है। क्लियर हो गया। अगर आपको कहा गया किसी का अपवर्तनांक 2 है, इसका मतलब उसका उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कितनी होगी, 2 गुनी कम हो जाएगी। ठीक है, 2 गुना कम हो जाएगा। तो 2 गुना कम हो जाएगा, कितना होता है प्रकाश का चाल, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 1.5 × 10⁸ तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना आप। फिर है प्रकाशिक सघन माध्यम, प्रकाशिक विरल माध्यम। तो अभी जैसे हमने कहा जब अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम है वो कहलाता है सघन माध्यम, और जो कम अपवर्तनांक वाला माध्यम है वो कहता है विरल माध्यम। तो वायु जो है वो विरल माध्यम होता है और कांच जो है वो सघन माध्यम होता है। तो जब भी विरल से सघन में जाता है, V से S में, विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर चला जाता है प्रकाश, और जब भी S से V में जाएगा तो अभिलंब से परे चला जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। फिर है गोलीय लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। वही जिस तरह से हम उत्तल दर्पण को क्या कहते थे, अपसारी दर्पण, इसी तरह से उत्तल लेंस को हम उल्टा कहते हैं अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को हम कहते हैं अपसारी लेंस। अपसारी जो प्रकाश को फैला दे, और अभिसारी जो उसको अभिकेंद्रित कर दे, एक जगह फोकस करा दे प्रकाश को। क्लियर। इस तरह का लेंस होता है, ये आपको देखना है, ये हमने किया हुआ है। इसके कुछ इसमें भी वही 2-3 आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कहाँ पर आभासी और सीधा बनता है उत्तल लेंस में, तो जब हम फोकस और इसके बीच में रखते हैं और आवर्धित होता है। तो इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ये हम करते हैं जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, आवर्धित लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें ये वाला इसका रे डायग्राम बनता है। जब फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच वस्तु रखते हैं तो बड़ा दिखाई देता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला किरण आरेख जो कौन सा है, ये छठा वाला किरण आरेख, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है जब हम आवर्धन लेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर अवतल लेंस की स्थिति में हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है, इसमें ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका क्वेश्चन। फिर इसके आते हैं लेंस सूत्र, आपको ध्यान रखना है 1/v - 1/u = 1/f, और इसमें जो आपका आवर्धन होता है वो यहाँ क्योंकि माइनस है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाता है, v/u, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी सारे चिन्ह जो हैं वो उसको एक बार आप देख लेना। फिर है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता होता है पावर = 1/f। प्रकाश किसी भी लेंस जो है उसके द्वारा प्रकाश की किरणों को कितना वो अभिसरण कर सकता है या अपसरण कर सकता है, इसी की मात्रा को कहा जाता है लेंस की क्षमता। और फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है और इसकी मात्रक होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो वह होता है डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स या 1 प्रति मीटर।
तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस का धनात्मक क्षमता होती है क्योंकि उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो भी पॉजिटिव होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, क्यों? क्योंकि इसका फोकस भी नेगेटिव होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम एक से अधिक लेंस को जोड़ेंगे तो उनके सभी जो क्षमता है वो निकालने के लिए उन सब को हम जोड़ देंगे। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, अब आप आसानी से कर लोगे। ये क्वेश्चन अभी हम नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, चैप्टर वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमारा मेन है रिवीजन पर्पस से। तो अब आगे देखते हैं दूसरा चैप्टर, जो कि है हमारा, ये सारे क्वेश्चंस आपके डिस्कस हो चुके हैं, इसको आप एक बार अपने बुक से भी डिस्कस देख लेना। अब है हमारा मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो अब है हमारा चैप्टर मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दोनों चैप्टर मिला के आपके 12 मार्क्स के आते हैं, प्रकाश और मानव नेत्र। मानव नेत्र जैसा कि हमने पढ़ा है, ये क्या है? एक हमारा ज्ञानेंद्रिय है, और बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसका व्यास 2.3 सेंटीमीटर का होता है। बहुत बार पूछ लेते हैं। फिर इसके अलग अलग भाग और उनके कार्य, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा, ध्यान से समझ लो। जो सबसे पहला कॉर्निया, जिसे श्वेत मंडल कहा जाता है, ये सबसे आगे वाला भाग होता है, सबसे बाहरी परत होती है, और ये पारदर्शी झिल्ली होती है। और जो नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश जो किरणें हैं उसका अपवर्तन कॉर्निया पर ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो वो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। दूसरा है लेंस, ये उत्तल प्रकृति का होता है, उत्तल लेंस होता है जो कि अभिसरित कर देता है प्रकाश को, कहाँ पर? रेटिना पर, ठीक है। और ये रेशेदार जेलीवत पदार्थ का बना होता है, और अलग अलग वस्तुओं पर, जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग दूरियों पर रखी वस्तुओं को केंद्रित करने के लिए अपने फोकस दूरी में समायोजन कर सकता है, जिसको हम समंजन क्षमता कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। फिर परितारिका होता है, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम जो कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, उसे हम कहते हैं परितारिका। और पुतली का बहुत बार पूछा जाता है, तो पुतली क्या करती है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। रेटिना एक पर्दे की तरह से कार्य करती है, जहां पर प्रकाश, जैसा कि हमने पढ़ा, लेंस जो है वो प्रकाश को अभिसरित कर देता है, और रेटिना पे बहुत सारी प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत सिग्नल पैदा करती है, और ये सिग्नल जो है दृग तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे आगे बाहरी परत होती है कॉर्निया, पुतली और परितारिका। फिर ये हो गया लेंस, और ये आपका होता है रेटिना, जिसे हम दृष्टिपटल भी कहते हैं। अंध बिंदु वह बिंदु जहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, दृग तंत्रिका जिसके द्वारा आगे चला जाता है। यहाँ एक और है आपका पक्षमाभी पेशियां। ये क्या करती है? जो लेंस के आकार को कंट्रोल करती हैं, उसके आकार को घटाती बढ़ाती हैं, वो है पक्षमाभी पेशियां। ये इस तरह का आपका होता है मानव नेत्र। ये मानव नेत्र की संरचना होती है। आगे अगर हम देखें दूर बिंदु, तो दूर बिंदु क्या होता है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है और निकट बिंदु क्या होता है। तो दूर बिंदु जो दूर से दूर आप देख सकते हो, तो दूरस्थ बिंदु जिसको नेत्र के द्वारा देखा जा सकता है, मानव नेत्र के लिए ये सामान्यतः अनंत की दूरी पर होता है। और निकट बिंदु, कम से कम दूरी, जो न्यूनतम दूरी जिसको आप आसानी से देख सको बिना तनाव के, वह होता है निकट बिंदु। और मानव नेत्र के लिए ये लगभग होता है 25 सेंटीमीटर। इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। उसके बाद समंजन क्षमता, कि जो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, वह कहलाती है समंजन क्षमता। और ये किसके द्वारा होती है? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा। जब पक्षमाभी पेशियां शिथिल होती हैं तब लेंस हमारा पतला हो जाता है, फोकस दूरी बढ़ जाता है। जब पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ती है, जब अपना दबाव लगाती हैं, यहाँ भी दबाव लगाएंगी, यहाँ भी दबाव लगाएंगी, तो लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। तब लेंस मोटा हो जाता है, फोकस दूरी कम हो जाती है। जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाती हैं, रिलैक्स करती हैं, तब लेंस हमारा पतला हो जाता है। तो अगर दूर की वस्तुओं को देखना है तो आपको लेंस को पतला रखना है, तो पक्षमाभी पेशियां जो है वो शिथिल रहेंगी। जब आपको पास की वस्तुओं को देखना है तो आपको पक्षमाभी पेशियां सिकुड़ जाएंगी। इसलिए जब पास की वस्तुओं को देखो तो आपकी आंखों पे थोड़ा सा दर्द होता है, स्ट्रेन पड़ता है। दूर की देखना हो तो आप आराम से रिलैक्स होकर देखते हो। फिर है दृष्टि दोष और उसका संशोधन। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा, ये आप ध्यान से समझ लो। तो मोतियाबिंद क्या होता है? अधिक उम्र के व्यक्तियों में जब नेत्र का लेंस जो है वो दूधिया या धुंधला हो जाता है, और इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है। इसको शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। दूसरा है निकट दृष्टि दोष। इस दोष में क्या होता है? वस्तुओं को, ये ध्यान रखना, यहाँ नाम से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। निकट दृष्टि दोष, जब आप पास की वस्तुओं को देख सको, दूर की वस्तुओं को नहीं देख सको, उसको कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। अगर आप किताबें तो पढ़ पा रहे हो लेकिन पीछे बैठ के ब्लैक बोर्ड को सही से नहीं देख पा रहे हो, या बहुत दूर बोर्ड पे क्या लिखा है या आगे आपको सही से नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है दूर की चीज़ें, तो वो होता है निकट दृष्टि दोष। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अनंत पर हमारा दूर बिंदु होता है वो अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसका कारण क्या होता है? नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, ठीक है, और नेत्र गोलक का अधिक लंबा हो जाना, यह होता है। तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा? तो अगर नेत्र गोलक अधिक लंबा हो गया है, जैसे वक्रता अगर अधिक हो गई है, वक्रता मतलब ये अधिक वक्र हो गया, मतलब नेत्र लेंस जो है हमारा मोटा हो गया है, तो इसको पतला करना पड़ेगा ताकि फोकस दूरी दूर हो जाए। ये आपका इस तरह के नेत्र में क्या है, ये जो दूरस्थ बिंदु है ये पास, अनंत ना हो के पास में आ जाता है।
तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कहाँ, जब अनंत से प्रतिबिंब आता है तो रेटिना पे ना बन के वो पहले ही बनने लगता है, फोकस कम हो जाता है, इसका फोकस दूरी कम हो जाती है वक्रता बढ़ने के कारण। तो अब हमको फोकस दूरी बढ़ाना है, तो हम फोकस दूरी बढ़ाने के लिए किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस होता है आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करके निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम यहाँ पे ये बताओ प्लस का इस्तेमाल करेंगे या माइनस, पावर कैसा होगा, प्लस या माइनस। तो अवतल दर्पण इस्तेमाल करेंगे तो कौन सा होगा, माइनस। तो अगर किसी के जो चश्मा है उसका पावर नेगेटिव है, इसका मतलब उसको कहाँ देखने में प्रॉब्लम है, उसको दूर का देखने में प्रॉब्लम है और उसको निकट दृष्टि दोष है। इसके कारण ध्यान रख लेना, अभी नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ये ध्यान रखना है आपको। फिर है दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष जिसे कहा जाता है। जब हम दूर की वस्तुओं को तो आसानी से देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाते। ऐसे में क्या होता है कि निकट बिंदु सामान्य से दूर हट जाता है, 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। तो इस चीज में इसका कारण क्या होता है, फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तो जब फोकस दूरी आपकी अधिक हो जाती है, अब फोकस दूरी आपकी अधिक हो गई तो आपको फोकस दूरी को कम करना पड़ेगा, और फोकस दूरी को कम करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उत्तल लेंस का। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। इसमें जो उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे इसका पावर क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर आपको पास देखना है तो आप पॉजिटिव पावर वाला इस्तेमाल करोगे, दूर देखना है तो नेगेटिव पावर वाला। ठीक है, तो ये है आपका इस तरह का डायग्राम काफ़ी बार आ जाता है, इसको ध्यान रखना है। फिर है जरा दूरदृष्टिता। जब आयु बढ़ने लगती है तो दूर के देखने में भी समस्या आने लगती है, पास का देखने में भी समस्या आने लगती है, और इसी को कहा जाता है जरा दूरदृष्टिता। तो इसमें दो तरह के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पक्षमापी पेशियां दुर्बल हो जाती हैं और वो अपने समंजन क्षमता को धीरे धीरे खोने लगती हैं, तो सही से ना ही वो फोकस कर पाती हैं, ना ही कम कर पाती हैं, ना ही बढ़ा पाती हैं। इस कारण से ना पास का देखने में भी समस्या आती है, दूर के देखने में भी समस्या आती है। और इसके निवारण के लिए दोनों तरह के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है चश्मे में, जिसे हम द्विफोकल लेंथ भी कहते हैं। द्विफोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है, जिसमें अब कभी भी अगर आपको ऊपर देखना हो, दूर का देखना हो, तो आप ऊपर की तरफ से देखते हो, तो इसलिए ऊपरी भाग जो है वो अवतल होता है और निचला भाग जो है वो उत्तल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर है ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारे दोनों जो नेत्र हैं वो सिर पर सामने की ओर स्थित है, इसका क्या लाभ होता है। तो एक तो हमको 3D व्यू मिल जाता है और हमारा जो दृष्टि क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है। कितने डिग्री तो हम देख पाते हैं, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो 150 डिग्री का व्यू हमको मिल जाता है दोनों आंखों की वजह से, और धुंधली चीज़ों को भी हम देख पाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर था, ये कंप्लीट हो गया है आपका चैप्टर। अब इसमें ये आपका आंख वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक प्रिज्म वाला टॉपिक बचा है इसको भी देख लेते हैं। तो जब कांच के प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश का विक्षेपण होता है, जब श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाती है, कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रिज्म क्या करता है, इनको 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त कर देता है। वो होता है आपका ये विबग्योर। इस पैटर्न को कहा जाता है विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी और लाल, और इसको हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। और प्रकाश के इस अवयवी वर्णों में विभाजन को कहा जाता है विक्षेपण। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है आपका एक इस तरह का प्रिज्म दिया है, यहाँ से विक्षेपण हुआ है, और उल्टा प्रिज्म अगर आप रख देंगे तो दोबारा फिर ये सफ़ेद प्रकाश बन जाएगा। विबग्योर अभी हमने पढ़ लिया। उसके बाद प्रिज्म से गुजरने के पश्चात प्रकाश के अलग अलग जो रंग हैं वो आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। ये आप ध्यान रखना, सबसे जो अधिक झुकेगा वो झुकेगा वॉयलेट और सबसे कम झुकेगा रेड। ये डिपेंड किस पे करता है, कौन सबसे अधिक विक्षेपण होगा और किसका कम विक्षेपण होगा, वो उसके तरंग दैर्ध्य पर। जिसका तरंग दैर्ध्य जितना अधिक होगा वो उतना ही कम झुकेगा, जिसका तरंग दैर्ध्य जितना कम होगा वो उतना ही अधिक झुकेगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग सबसे कम झुकता है और बैंगनी रंग सबसे अधिक झुकता है, क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लाल रंग का होता है लगभग 750 नैनोमीटर और वॉयलेट का होता है लगभग 450 नैनोमीटर। ये आपको ध्यान रखना, कभी कभार आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले इसका खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। इन्होंने सूर्य के स्पेक्ट्रम को सर्वप्रथम प्राप्त किया था और इन्होंने कांच का प्रिज्म का इस्तेमाल किया था। और एक दूसरा प्रिज्म जब उन्होंने सामने रखा तो क्या देखा कि वो दोबारा, जैसे अभी हमने किया, दोबारा फिर सफ़ेद प्रकाश उससे निकलने लगती है। इसका इस्तेमाल किया था। अब हम देखें, अगर प्रिज्म की बात करें तो प्रिज्म से यहाँ पर आपको ये वाला डायग्राम अच्छे से याद रख लो। हाँ, ये वाला डायग्राम यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। बहुत बार आपको कंफ्यूज करता है, आपको यहाँ से प्रकाश दे देता है, तो ये ध्यान रखना। आपतित किरण, ये वाली जो किरण जो जहाँ से एंटर कर रही है वो किरण कहलाती है आपतित किरण। और फिर ये किरण यहाँ से क्या हुआ है, क्योंकि ये कांच है और ये वायु है तो विरल और सघन है, तो यहाँ अपवर्तन होगा, अभिलंब की ओर मुड़ गया है। और फिर दोबारा जब ये सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हो गया है। तो जब हम आपतित किरण और ये जो बाहर निकल रही है किरण प्रिज्म से, इसको कहते हैं निर्गत किरण। तो आपतित किरण को अगर आगे बढ़ाएं और निर्गत किरण को आगे बढ़ाएं, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको कहा जाता है विचलन कोण। ये बहुत बार पूछ लेते हैं। ये जो एंगल ए है इसको कहा जाता है प्रिज्म कोण और ये होता है विचलन कोण। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो
वर्षा के पश्चात, जब बारिश आती है उसके पश्चात जो जल के सूक्ष्म कण है वो आसमान में रह जाते हैं और उसके कारण से ही जब प्रकाश का विक्षेपण होता है तो हमको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं, जिसको हम इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सूर्य हमेशा विपरीत दिशा में होना चाहिए, एक दूसरा, और पहला की वर्षा होनी चाहिए, सूर्य विपरीत दिशा में होनी चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। जरूरी नहीं है ये हमेशा हो, बट अगर होगा तो ये दोनों पॉसिबल है। अच्छा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि क्या क्या होता है इंद्रधनुष बनने के समय। तो प्रकाश का परिक्षेपण या विक्षेपण होता है और आंतरिक परावर्तन, ये दो इंपॉर्टेंट जो प्रक्रम है, इसी के कारण इंद्रधनुष बन पाता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे सूर्य का प्रकाश आया, ये वर्षा जल की बूंदें हैं, इसमें विक्षेपण हुआ और ये आपको आंखें इस तरह, तो ये अपवर्तन भी हो गया और आंतरिक परावर्तन भी हो गया और इस तरह से आपके रंग दिखाई देते हैं। फिर है वायुमंडलीय अपवर्तन। जो वायुमंडल है उसकी अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके प्रभाव क्या होते हैं? गर्म होने पर वस्तु आपको आभासी स्थिति दिखाई देता है, आभासी स्थिति में परिवर्तित होती है। तारे जो हैं वो आपको अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। सूर्योदय, अग्रिम और विलंबित सूर्यास्त और तारों का टिमटिमाना, ये बहुत आता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अग्रिम सूर्यास्त और विलंब सूर्यास्त, ये इसी के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये आपने पढ़ा हुआ है, एक टॉपिक हम ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे। फिर है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव, जो हमने पढ़ा है कि ये क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि जब बहुत सारे धूल के कण, वायु के कण जो है वो निलंबित रहते हैं, तब प्रकाश के कण जो है उसे टकरा कर फैलते हैं। तो कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये खासकर घने जंगल में होता है, धुएं से भरे किसी कमरे में प्रकाश की किरण आती है तो ये आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रकीर्णन होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो तरंग दैर्घ्य के घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है जो प्रकीर्णन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो खतरे के संकेत है लाल रंग के क्यों होते हैं? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है और ये सबसे कम प्रकीर्णित होगा। सबसे कम प्रकीर्णन क्या होगा? प्रकाश का फैल जाना, तो उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करेगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है तो ये सबसे कम प्रकीर्णित होगा। इस वजह से हमको लाल रंग जो है वो खतरे के संकेत उसी के कारण बनाए जाते हैं। दूसरा, और दूर से दिखाई भी दे देता है इसी वजह से, क्योंकि प्रकीर्णित कम होता है, फैलता कम है। फिर है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? क्योंकि जो सूक्ष्म वायु के जो अणु है और सूक्ष्म कणों के आकार जो है वो प्रकाश की अपेक्षा उसका तरंग दैर्घ्य काफ़ी छोटा होता है और नीले रंग जो है वो सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, सबसे अधिक फैलता है। इस कारण से हमारे आंखों में नीला रंग ज़्यादा प्रवेश होता है। फिर काला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि वहाँ पर प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। बादल सफ़ेद क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें सारे जो रंग हैं जो सूक्ष्म पानी की बूंदों से बना होता है और वो सभी रंगों का प्रकीर्णन समान रूप से करते हैं और इस वजह से सफ़ेद रंग, क्योंकि सफ़ेद प्रकाश सभी रंग के परावर्तन या प्रकीर्णन के रूप में होते हैं और इसलिए हमें सफ़ेद रंग दिखाई देते हैं। ये ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ये सब क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा हुआ है, इसको देख लेना। इससे इंपॉर्टेंट इतना ही था क्वेश्चन। आप क्वेश्चन अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपके टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन आप इससे रिलेटेड अब आसानी से कर सकते हो। फिर है विद्युत। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है, अगर आपको बीच में गैप लेना हो थोड़ा पॉज करके तब आप देख सकते हो। इस पूरे वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लेना। अब अगला टॉपिक है, थोड़ा देर आपने गैप ले लिया होगा, अब आ जाओ। अब है विद्युत। विद्युत है आपका 11th चैप्टर। विद्युत क्या होता है? तो विद्युत आवेश, विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर। मापा जाता है एमीटर के द्वारा। फॉर्मूला होता है I = Q/T। Q का होता है आपका कूलम, T का होता है सेकंड, तो एम्पियर का होता है कूलम पर सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कुल आवेश जो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में कुल समय T में प्रवाहित होता है। एमीटर हमेशा किस में जोड़ा जाता है? श्रेणी में, विद्युत परिपथ के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें आवेश, तो आवेश जो है परमाणु के मूल कण होते हैं और धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश आकर्षित करते हैं। आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम। एक कूलाम का मतलब होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पे उपस्थित आवेश। ये क्वेश्चन पूछता है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। और अगर हम बात करें Q = Ne, कुल आवेश होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और विद्युत धारा होता है आवेश के प्रवाहित होने की दर, होता है आवेश बटा समय Q/T। इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब होता है 1 कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है। विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? एमीटर के द्वारा। प्रतीक होता है इस तरीके का, हमेशा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये आप ध्यान रखना। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए विद्युत धारा को आमतौर पर धन आवेशों का प्रवाह मान लिया गया। अगला है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है? एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसी को हम कहते हैं विभवांतर या वोल्टेज। ये होता है W/Q। इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, इसका SI मात्रक होता है वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब है 1 कूलाम आवेश को लाने के लिए जब 1 जूल का कार्य किया जाए तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। और 1 वोल्ट का मतलब 1 जूल पर कूलाम। इसको मापते हैं हम वोल्ट मीटर से और वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है प्रतिरोध के साथ। वोल्ट मीटर का प्रतीक ये होता है। उसके बाद ये कुछ चिन्ह आपके दिए हुए हैं। विद्युत सेल को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं जिसमें जो 2 टर्मिनल होते हैं, धनात्मक ऋणात्मक, जिसमें जो लंबी लाइन है उससे धनात्मक को और छोटी लाइन से ऋणात्मक को हमेशा हम
छोटी को बड़ी लाइन से जोड़ा जाता है। देख लो, हमेशा छोटे को बड़ी लाइन से हम जोड़ते हैं। फिर यह है आपका खुला प्लग, या हम कहते हैं बंद स्विच की हम बात करें जब करंट इसमें से फ्लो नहीं होता है, और अगर इसमें से करंट फ्लो होना है तो इस तरीके का हम दिखाते हैं। ये तार की संधि को दिखा रहा है, ये बिना तार की संधि के क्रॉसिंग, ये विद्युत बल्ब का, ये प्रतिरोध का। ये इंपॉर्टेंट है, परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। एमीटर वोल्टमीटर तो आपको पता ही। ओम का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओम का नियम क्या होता है कि जब किसी भी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जो विभवांतर उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो ये होता है ओम का नियम। और ये जब हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट स्थिरांक ले आते हैं, जिसे नियतांक, जिसे हम कहते हैं R, और ये एक तार का प्रतिरोध कहलाता है। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। और अगर हम विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा। और प्रतिरोध क्या होता है? किसी भी चालक का वह गुण जिसके कारण वह प्रभावित होने वाली धारा का विरोध करे, और ऐसा ही मात्रक होता है ओम। 1 ओम का मतलब होता है 1 वोल्ट पर एम्पियर। तो जब किसी भी परिपथ में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित हो रही हो और विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध कितना कहलाता है? 1 ओम। फिर है धारा नियंत्रक। तो ये प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसे हम कहते हैं धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध भी कहा जाता है। किसी भी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो इसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे अगर हम R की बात करें तो लंबाई के समानुपाती होता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अनुप्रस्थ कांच के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो A/1/A। तापमान के समानुपाती होता है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है R = ρL/A। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बस ये पूछा जाता है कि लंबाई अगर बढ़ा दी जाए तो क्या परिवर्तन आएगा? ये फिक्स रहेगा। तो लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो अगर सिर्फ लंबाई बढ़ाई जाएगी तो आपका प्रतिरोध जो है वो बढ़ेगा, और अगर सिर्फ एरिया या क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध घटेगा। लेकिन अगर दोनों साथ में किया जाएगा तो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि तब हम आयतन पर निर्भर करेंगे। फिर है विद्युत प्रतिरोधकता, जो रो है, रो को हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोधकता। ये 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में धारा गुजरने में जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है विद्युत प्रतिरोधकता। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक है। और धातुओं की, यहाँ से क्वेश्चन आता है, धातुओं एवं मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता होती है। जो धातु हैं उनकी प्रतिरोधकता कम होती है, क्योंकि उनमें आसानी से फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित हो सकता है, वो प्रतिरोध कम करेंगे। इसलिए धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता परिसर कितनी होती है? 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 तक। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो है वो अपेक्षाकृत अधिक होती है, और उच्च तापमान पर बहुत ही जल्दी जो है अपचयित होता है, यह दहन नहीं हो पाता है। इसलिए इनका तापमान युक्तियों में उपयोग होता है। क्यों? क्योंकि मिश्र धातुएं जो हैं वो अधिक तापमान पर जल्दी पिघलती नहीं हैं। ठीक है। और इसीलिए इनका इस्तेमाल हम किस में करते हैं? हीटिंग में, उच्च तापमान वाले में। जैसे निक्रोम का इस्तेमाल करते हैं ना, ये आप ध्यान रखना, कभी भी गर्म करने वाली कोई भी चीज़ होगी उसमें निक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तांबा एवं एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है। अब है प्रतिरोधक जो है, जितने भी प्रतिरोध हम इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, उसके 2 क्रम में हम जोड़ते हैं। एक होता है आपका श्रेणी क्रम, जब 2 या 3 प्रतिरोधक को एक सिरे से दूसरा सिरा मिलकर जोड़ा जाता है तो इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम। और इनमें कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोध के जोड़ के बराबर होता है, और कुल विभवांतर भी सभी विभवांतर के जोड़ के बराबर हो जाता है। फिर पार्श्व क्रम की अगर हम बात करें तो पार्श्व क्रम में जो करंट है वो तो सेम रहता है, परंतु वोल्टेज जो है वो चेंज होते रहता है। और पार्श्व क्रम में जो करंट है वो चेंज हो जाएगा, वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। और श्रेणी क्रम में आपका वोल्टेज चेंज हो जाता है, करंट सेम रहता है। ये ध्यान रखना, श्रेणी क्रम में क्या चीज़ समान रहती है? तो विद्युत धारा समान रहती है, और विभवांतर में चेंज आता है, परिवर्तन होता है। पार्श्व क्रम में विभवांतर सेम रहता है, बस किसमें परिवर्तन होता है? विद्युत धारा में। अलग अलग रेजिस्टेंस जो है, अलग अलग प्रतिरोधक से होने वाले जो विद्युत धारा है वो अलग अलग प्रभावित होती है। और पार्श्व क्रम में जो कुल प्रतिरोध है उसका फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2, जितने भी R हैं। और ये आप ध्यान रखना, हम घरों में जो कौन से क्रम में जोड़ते हैं, तो हम हमेशा घरों में पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, श्रेणी क्रम की तुलना में पार्श्व क्रम के क्या लाभ होते हैं? तो पहला कि अगर एक अवयव खराब हो जाए तो परिपथ टूट जाता है श्रेणी में, परंतु पार्श्व में ऐसा नहीं होता। दूसरा है कि जो अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, तो यह गुण, जैसे अगर हम घरों में अलग अलग अप्लायंसेस चलाने के लिए आपको अलग अलग पावर की ज़रूरत है, तो अगर श्रेणी में जोड़ देंगे तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और तीसरा, पार्श्व क्रम में प्रतिरोध जो है वो कम होता है। आप देख रहे हो 1/R हो जाता है, तो प्रतिरोध कम हो जाता है। अगला है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, कि जब भी किसी विद्युत परिपथ से विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, तो इसका मतलब क्या है कि विद्युत जो परिपथ है उससे जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो प्रतिरोध करता है वो प्रतिरोध किस रूप में बाहर आता है? ऊष्मा के रूप में। और उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। और
ये ऊर्जा जो है वो शक्ति गुना समय को दर्शाती है। H इज इक्वल टू पी इंटू टी। एच होता है आपका, पी की जगह हम वी आई ले लेते हैं, वी की जगह आई आर, तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी भी होता है, और H इज इक्वल टू बहुत बार आपको इसको अगर आप देखो पी इंटू आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर बाय, जैसे H इज इक्वल टू वी आई टी होता है। यहाँ पर अगर आप इसकी जगह V के फॉर्म में रखना चाहो तो I को अगर आप V के फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी बाय आर, तब वो वी स्क्वायर बाय आर टी भी हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, यहाँ नहीं दिया है तो इससे भी आपका ध्यान रखना है। जूल का तापन नियम क्या कहलाता है? इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जो अभी हमने पढ़ा, और प्रतिरोध वर्ग के समानुपाती होता है, प्रतिरोध के भी समानुपाती होता है, और समय के भी समानुपाती होता है। तापन प्रभाव हीटर प्रेस में वांछनीय, हाँ ये जो है तापन प्रभाव हमें जरूरी किस में है, तो हीटर में, प्रेस में, इसमें जरूरी होता है, लेकिन कंप्यूटर, मोबाइल, इनमें अवांछनीय होता है। विद्युत बल में शक्ति जो है ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है, लेकिन उसका वो हमारे लिए अवांछनीय होती है, लेकिन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित वो हमारे लिए वांछनीय होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपका कि विद्युत बल्ब का तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है। इतना तो आपको पता होगा, लेकिन क्यों बना होता है? क्योंकि यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, और इसमें बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतुओं की आयु में वृद्धि हो जाती है। फिर है विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति होता है P इज इक्वल टू वी आई, पावर इज इक्वल टू वी आई, तो वी स्क्वायर बाय आर, या आई स्क्वायर आर। इसका मात्रक होता है वॉट। एक वॉट का मतलब होता है 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। P इज इक्वल टू वी आई है ना, तो 1 वोल्ट गुना 1 एम्पियर। ऊर्जा का अगर हम व्यवहारिक मात्रक देखें तो वो होता है किलो वॉट आवर। ये 1 किलो वॉट आवर के अंदर जो ऊर्जा होती है वो होती है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, या इसको आप देखो तो 36 लाख जूल भी लिख सकते हो। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं 1 यूनिट, उसमें इतनी ऊर्जा होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इस तरह से ये आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब लास्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का, वो अब देखते हैं हम। अब आप काफ़ी क्वेश्चंस इसके इजीली कर पाओगे, अगर आप नहीं होगा तो हम इसको आगे डिस्कस कर लेंगे। यह है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चुंबक क्या होता है? चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहा या लोहे युक्त चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आपने पढ़ा होगा चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। दोनों समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो नॉर्थ है या उत्तरी ध्रुव हमेशा दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेगा, दक्षिणी ध्रुव हमेशा उत्तरी ध्रुव को, लेकिन दोनों समान ध्रुव, मतलब उत्तरी उत्तरी को प्रतिकर्षित करेगा, दक्षिणी दक्षिणी को प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन अगर हम स्वतंत्र रूप से एक चुंबक को लटका दे तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। उत्तरी ध्रुव जो है वो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, और इसी का इस्तेमाल हम कंपास बनाने के लिए भी करते हैं। अब अगर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की हम बात करें तो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो घरेलू विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होता है, फिर फ्यूज तार या जो भू संपर्क हम बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। चुंबक के क्या गुण हैं वो हम पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, परिनालिकाएं, विद्युत चुंबक, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ये भी हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आप समझो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। जैसे अगर आप एक चुंबक रखो और उसके आसपास सिक्के रखो तो जितने एरिया तक के उस सिक्के को अट्रैक्ट कर सके वो एरिया कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। इसका मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण और राशियां दोनों होती हैं, और इसका इस्तेमाल दिक्सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। दिक्सूचक क्या होता है? स्वतंत्र लटकी हुई एक छड़ चुंबक होती है दिशा देखने के लिए, कंपास की जब हम बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या होते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो हमेशा उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है और दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये उत्तरी ध्रुव पर से प्रकट होती है, दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है। ये क्षेत्र रेखाएं वक्र होती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती हैं। अगर अधिक निकट है तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्योंकि अगर वो प्रतिच्छेद करेंगी तो वो एक बिंदु 2 दिशाएं को दिखाएंगी, जो कि संभव नहीं है। और चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षेत्र रेखाओं की निकटता के हिसाब से समझा जा सकता है। जैसे ये एक छड़ चुंबक है, ये साउथ से नॉर्थ की अगर हम बात करें तो हमेशा ये नॉर्थ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं और साउथ में विलीन हो जाती हैं। यहाँ आपको लग रहा होगा कि वो एक साथ जा रही हैं, लेकिन ये कभी भी मिलती नहीं है। ये हमेशा, ये सभी रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। ये तो आप देखो तो नॉर्थ टू साउथ जो है वो किस प्रकार से जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। आपको दिख रहा है ना, नॉर्थ टू साउथ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी आपका इस दिशा में नहीं घूमता है ना, तो घड़ी से उल्टी दिशा में जाता है। और चुंबक के अंदर जो है अगर वो देखो तो वो आपका साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ इस तरह से, ये साउथ टू नॉर्थ ऐसे, ये आप ध्यान रखना। फिर इस तरफ भी ऐसे, ये भी आपका। अब अगर हम ये ध्यान रखना, एक ये इसमें कहा गया हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये क्वेश्चन आता है। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड पहला व्यक्ति था जिसने पता लगाया था कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब अगर हम देखें कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र का पता लगाएं, तो अगर आप अपने दाएं हाथ में, अगर आप दाएं हाथ में
कल्पना करो कि दाहिने हाथ में विद्युत धारा प्रवाही है, एक आपने स्केल रखा है और ये इसमें से विद्युत धारा निकल रही है, तो इस अगर अंगूठा जो है आपके जो चारों ओर अंगूठा है वो क्या दर्शाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा जो है वो दिखाता है विद्युत धारा की ओर, और जो आपकी उंगलियां हैं वो दिखाती हैं, ये जो उंगलियां हैं वो आपको दिखाती हैं आपकी, अगर हम मेरे को इसको मिटा के देखते हैं, जो ये है ये आपका जो अंगूठा है वो विद्युत धारा दिखाता है, और इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो होता है चुंबकीय क्षेत्र, जो उंगलियां होती है। इसे हम कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दायां हाथ अंगुष्ठ नियम। अब ये तो हो गए आपके सीधे चालक से जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके क्या क्या होते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। ये जब सीधे चालक से प्राप्त होती है तो समकेंद्रीय वृत्त होता है, इस तरीके आपको दिखाता है, तो समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दिखाया जा सकता है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम या दिक्सूचक से दी जा सकती है, और चालक के नजदीक वाला क्षेत्र जो इसके निकट रहेगा, वो जो चालक के नजदीक वाला क्षेत्र वृत्त निकट निकट होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र जो है वो किसके समानुपाती होता है, धारा की शक्ति के समानुपाती है। जितनी धारा की शक्ति होती है उतना ही चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूरी जितनी ज़्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही कम होगा, तो अनुक्रमानुपाती होता है। फिर अगर हम बात करें विद्युत धारावाही वृत्ताकार पाश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अगर कोई वृत्ताकार कोई है तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो भी समकेंद्रीय, हर बिंदु पर समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दिखाया जाता है। हर एक पॉइंट पे आप देखोगे तो समकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दिखाया जाएगा। अगर हम तार से दूर जाएंगे तो वृत्त बड़े होते जाते हैं, और विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती हैं। फिर है पास के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो एक समान होती है। ये आपको ध्यान रखना है, चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है और चालक से दूरी बढ़ने के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, हाँ, और चुंबकीय क्षेत्र कुंडली में फेरों की संख्या। परिनालिका, परिनालिका क्या होता है, पास पास जैसे स्प्रिंग जैसे लिपटे हुए जो विद्युत रोधी तांबे के तार को अगर बेलन की आकृति में अनेक फेरों वाली कुंडली को कहा जाता है परिनालिका। तो इसमें इसके जो बाहरी ओर है वो इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र होता है और अंदर की ओर बहुत ज़्यादा सघन होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र छड़ चुंबक की ओर, परिनालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो छड़ चुंबक की ओर होता है। अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है और समानांतर रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। परिनालिका के बाहर हमेशा उत्तर से दक्षिण होता है। अगर हम देखें तो ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, लेकिन परिनालिका के अंदर अगर हम बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ जा रहा है। तो अगर हम नॉर्थ टू साउथ अगर हम बात करें बाहर, और अंदर जो है वो साउथ से नॉर्थ, ये आपको ध्यान रखना है। फिर परिनालिका का उपयोग किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नर्म लोहे का, अगर अब क्योंकि उसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इसके अंदर अगर हम कोई नर्म लोहा रख दें तो उसको चुंबक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो परिनालिका में जब करंट फ्लो करते हैं तो एक चुंबक की भांति कार्य करता है। तो जैसे ही इसके अंदर अगर हम लोहा रख देते हैं, नर्म लोहा, तो चुंबक की तरह कार्य करने लगता है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। यह एक अस्थायी चुंबक होता है और आसानी से चुंबक समाप्त हो जाता है जैसे ही आप करंट तोड़ोगे। इसकी शक्ति बदली जा सकती है, इसकी ध्रुवीयता बदली जा सकती है और प्रायः अधिक शक्तिशाली होते हैं। स्थायी चुंबक क्या होता है, आसानी से चुंबक तो जो है वो समाप्त नहीं होता और शक्ति जो है वो निश्चित होती है, ध्रुवीयता नहीं बदली जा सकती है, कमजोर होते हैं। फिर है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर जो बल लगता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो ये सबसे पहले इसके बारे में बताया था आंद्रे मैरी एम्पियर। इन्होंने क्या बताया था कि चुंबक भी किसी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत बल आरोपित करते हैं, और चालक में जो विस्थापन उस समय सबसे अधिक होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, और विद्युत धारा की दिशा बदलने पर बल की दिशा भी बदली जाती है। इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर आप अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां लो, अंगूठा और जिसे हम कहते हैं तर्जनी और मध्यमा, 3 उंगली लो, तीनों उंगली को आप एक दूसरे के 90 डिग्री पे रखो, तो जो अंगूठा है वो आपका बल की ओर दिखाता है और विद्युत धारा दिखाता है आपका मध्यमा, और चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है आपका तर्जनी। तो अगर आपकी तर्जनी मध्यमा अंगूठे को इस प्रकार फैलाओ कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाता है, मध्यमा चालक में प्रवाहित होने वाली दिशा, और अंगूठा चालक की गति या बल की दिशा की ओर संकेत करता है। इसी को हम कहते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। उसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जो विद्युत धारा समान समांतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो समान समांतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित करती है, उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट। जो हमारे घरों में आता है वो होता है अल्टरनेट करंट। भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है, और अगर हम देखें तो समय अंतराल कितना लगता है हर 1/100 सेकंड में, तो एक साइकिल पूरा करने में 1/100 प्लस 1/100 हो जाता है 2/100, मतलब 1/50 सेकंड में दोबारा अपनी स्थिति में आ जाता है। और 1/50 सेकंड, तो इसको अगर फ्रीक्वेंसी निकाले तो
50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है। तो आवृत्ति कितनी होती है हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है, वो होती है 50 हर्ट्ज की। लाभ क्या होते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को दूर स्थानों तक बिना अधिक ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। और हानि क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, इसको स्टोर करके रखना मुश्किल है, ठीक है, इसको लेकिन एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना आसान होता है। फिर है दिष्ट धारा, जिसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं, जैसे जो बैटरी से डायरेक्ट आप जोड़ देते हो तो करंट आने लगता है, वो होता है आपका डायरेक्ट करंट। इसमें दिशा परिवर्तित नहीं होती, ये कहलाता है दिष्ट धारा। और ये धारा को संचित कर सकते हैं और दूर ले जाने पर ऊर्जा का क्षय ज़्यादा होता है, जैसे सेल, बैटरी, संग्राहक सेल। और घरेलू विद्युत परिपथ की अगर हम बात करें, जो हमारे घरों में हम देखें 3 प्रकार की तारें इस्तेमाल की जाती हैं। पहला विद्युन्मय तार, जो धनात्मक, जो लाइव वायर जिसे हम कहते हैं, जिसमें से करंट आ रहा होता है, वो होता है लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण लगाया जाता है। फिर एक होता है न्यूट्रल वायर, उदासीन तार, जो ऋणात्मक होता है। ये ध्यान रखना, तार उदासीन होता है लेकिन उसके ऊपर ऋणात्मक होता है, और ये काला रंग का विद्युत रोधी आवरण लगा होता है। तीसरा होता है हरा रंग का विद्युत रोधी आवरण तार लगा होता है, और ये भू संपर्क तार, कि अगर अधिक करंट आ जाता है तो वो उसको धरती की ओर ट्रांसफर करता है, जैसे हम अर्थिंग वायर कहते हैं। तो एक होता है आपका लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, एक L, N और E। तो लाइव, न्यूट्रल और लाइव वायर आपका ग्रीन रंग का होता है, न्यूट्रल वायर आपका ब्लैक रंग का होता है, और अर्थिंग वायर जो है वो लाइव वायर आपका रेड रंग का होता है, RB और G, LNE RBG। L आपका लाइव वायर या विद्युन्मय तार होता है धनात्मक, और ये लाल रंग का होता है। जो काले रंग का होता है वो ऋणात्मक, और भू संपर्क तार जो है वो हरे रंग का होता है। ये आमतौर पर, जरूरी नहीं यही तार हो, अब जरूरी नहीं आप लाल तार नहीं इस्तेमाल करोगे तो वो विद्युन्मय नहीं होगा, आप किसी भी तार में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हम ये इसका कलर कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं। भारत में अगर हम बात करें विद्युन्मय तार और उदासीन तार के बीच जो विभवांतर होता है वो होता है 220 वोल्टेज। हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है नॉर्मली वो 220 वोल्टेज का होता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज। अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ जाता है, तो जैसे खंबे से आपके मुख्य आपूर्ति में आया, फिर फ्यूज से होते हुए विद्युत मापी मीटर में, फिर वितरण बॉक्स में, और फिर अलग अलग परिपथ में। ये भू संपर्क तार इस तरीके से जुड़ा होता है आपका अलग अलग परिपथ के साथ। भू संपर्क तार का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो। तो भू संपर्क तार क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा जो साधित्र के धात्विक आवरण से, मतलब जो धात्विक आवरण का मतलब है कि कोई भी जो अप्लायंसेस हम जोड़ते हैं उसके ऊपर जो मेटल का कोटिंग होता है, जो धात्विक आवरण होता है, उससे विद्युत धारा क्या है, धीरे धीरे कम होती है। तो बहुत बार वो हमको विद्युत आघात से बचा देता है भू संपर्क तार। जैसे बहुत बार करंट अगर एक्स्ट्रा आ जाए तो वो क्या करता है, उसको विद्युत धारा को विद्युत जो अर्थिंग वायर जो हम लगाते हैं वो क्या करता है, जो धात्विक आवरण से विद्युत धारा का क्षरण होता है और वो विद्युत आघात से हमें बचा लेता है, और यह धारा के क्षरण के समय अल्प प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। और लघु पथन क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जब अकस्मात विद्युन्मय तार, मतलब जो पॉजिटिव वायर, ये वाला तार लाल रंग और काला रंग जब दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो हो जाता है लघु पथन या शॉर्ट सर्किट। और इसमें परिपथ में प्रतिरोध कम हो जाता है और अतिभारण भी हो सकता है। अतिभारण क्या होता है, जब विद्युत तार की क्षमता से अधिक विद्युत धारा खींची जाती है तो उसे हम अतिभारण या ओवरलोडिंग कहते हैं। इसके कारण से क्या होता है, आपूर्ति वोल्टेज में दुर्घटनावश होने वाली वृद्धि हो जाती है, और एक ही सॉकेट में अगर अधिक आप अप्लायंसेस को जोड़ दो तो उससे क्या होता है, ओवरलोडिंग हो जाता है। और इससे सुरक्षा के लिए हम किस किस का इस्तेमाल करते हैं, फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं, भू संपर्क तार का, और MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, फुल फॉर्म आता है, ध्यान रखना, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इस तरीके से आपका ये पूरा फिजिक्स का जितने भी चैप्टर्स थे हमने कर लिए। इसको आप एक बार ध्यान से देख लो, इस वीडियो को दोबारा अगर ज़्यादा स्पीड में देख सकते हो। अब आप क्वेश्चंस अगर देखोगे तो अधिकतर क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और आप ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो, तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बनी है, काफ़ी मेहनत की गई है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगे और किस टॉपिक में और आप अच्छे से आपको समझाया जा सकता है, तो हम कोशिश करें उसको और इलेबोरेट तरीके से करने की। ये वीडियो आप 1 से 1.5 घंटे में आप आसानी से सभी का रिविज़न कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको आपने अंत तक देखा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी ये मेहनत पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।